आज हम डिस्क हर्निया के बनने के बारे में, डिस्क हर्निया बनने के कारण के बारे में बात करेंगे। असल में ये क्या है रीढ़ की डिस्क का हर्निया? सामान्य इंटरवर्टिब्रल डिस्क के दो हिस्से होते हैं, एक है रेशेदार घेरा और दूसरा है जेलीनुमा केंद्रक। फाइब्रोस रिंग बाहरी ज्यादा मजबूत हिस्सा होता है और डिस्क का अंदरूनी हिस्सा है जेलीनुमा केंद्रक। ये हिस्सा स्पंजी यानी डिस्क का ज़्यादा नरम हिस्सा होता है और रेशेदार घेरा डिस्क का ज़्यादा मजबूत हिस्सा है जो इस अंदरूनी पल्प नाभिक को थामे रखता है और उसे एक निश्चित आकार देता है। लेकिन असली झटका सोखने का काम इसी अंदरूनी जेलीनुमा केंद्रक के कारण होता है। यानी डिस्क की जरूरत इसलिए होती है ताकि कशेरुकाओं के बीच झटका सोखने का काम हो सके, ताकि रीढ़ पर पड़ने वाला ऊर्ध्वाधर दबाव इन इंटरवर्टेब्रल डिस्क की मदद से पूरे रीढ़ में बराबर तरीके से बंट सके। हर्निया बनने की पहली अवस्था प्रोट्रूजन होती है। प्रोट्रूजन का मतलब है जेलीनुमा केंद्रक की स्थिति में बदलाव, लेकिन रेशेदार घेरे की अखंडता में कोई गड़बड़ी नहीं होती। यानी फाइब्रोस रिंग जो ये बाहरी आवरण है वो अभी भी सही सलामत रहता है जब प्रोट्रूजन होता है। यहाँ यही प्रोट्रूजन है, यानी ये बस जेलीनुमा केंद्रक का एक तरफ जैसे कि नर्व रूट की तरफ उभर आना है। मतलब ये बाहर की तरफ दब जाता है। ये किस वजह से दब सकता है? ये सिर्फ पास की कशेरुकाओं, ऊपर और नीचे की कशेरुकाओं से ही दब सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो दबाव डिस्क पर समान रूप से बंटना चाहिए, किसी वजह से वो उस पर असमान रूप से बंटता है। बिल्कुल, हम हमेशा कुछ न कुछ हरकतें करते रहते हैं, जैसे सिर को एक तरफ या दूसरी तरफ झुकाना, खुद झुकना, घूमना। और कुछ पलों में हमेशा ऐसा होता है कि डिस्क पर असमान दबाव पड़ता है। जब हम एक तरफ या दूसरी तरफ झुकते हैं तो कुछ पलों में डिस्क पर दबाव असमान रूप से बटा होता है, लेकिन उसमें एक तरह की मजबूती होती है और वह इस दबाव को सहन करने में सक्षम होता है। लेकिन अगर यह अतिरिक्त दबाव के साथ होता है, जैसे कि हाथों में कोई वजन हो या कंधों पर बारबेल हो, या मान लीजिए कोई अचानक हरकत हो, व्यक्ति किसी मोड़ के साथ गिर जाए, इसी समय मांसपेशियों में ऐंठन भी हो सकती है। खुद कशेरुका का घूमना या हल्का सा सबलक्सेशन हो सकता है। ऐसे मामले में बाहरी झिल्ली भी चोटिल हो सकती है। मतलब ये है कि या तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क पर अचानक दबाव बदलने से या फिर लंबे समय तक गलत दबाव पड़ने से, जो कि कमर के लॉर्डोसिस के सपाट होने पर या पेल्विस की गलत स्थिति में होता है, जब सारा भार सभी कमर के कशेरुकाओं से हटकर नीचे वाले पर आ जाता है। यही बात गर्दन में भी लागू होती है। जब गर्दन के लॉर्डोसिस में सपाटपन आ जाता है तो गर्दन के रीढ़ के निचले डिस्क पर ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे वे भी धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। यानी प्रोट्रूजन या हर्निया धीरे धीरे या किसी चोट से अचानक भी बन सकता है। पहली अवस्था प्रोट्रूजन है, जब न्यूक्लियस पल्पोसस एक दिशा में उभरता है, जो नस की जड़ या स्पाइनल कॉर्ड की ओर हो सकता है। ये हो सकता है। और फिर दूसरी अवस्था और असली हर्निया तब होती है जब फाइब्रोस रिंग फट जाती है, जिसकी अपनी ताकत होती है। यानी इसके रेशे फट जाते हैं या फाइब्रोस रिंग में रेशे अलग हो जाते हैं। यहीं पर फाइब्रोस रिंग में दोष उत्पन्न होता है और यह जो पल्प नाभिक है वो बस दबाव के कारण, जो मुझे निश्चित रूप से आंकड़े नहीं पता, लेकिन यह काफ़ी ज़्यादा होता है, इसी दबाव के कारण यह पल्प नाभिक बाहर निकल आता है।
और इस स्थिति में नस की जड़ पर दबाव कई गुना बढ़ जाता है। और अगर पहले मामले में जब प्रोट्रूजन होता है तो पल्प्स नाभिक के आगे खिसकने को पूरा फाइब्रोस रिंग रोकता था, तो यहाँ ऐसा नहीं होता। यह जितना पल्प्स नाभिक बाहर निकलता है उतना ही बाहर आ जाता है। इस मामले में पहले ही न्यूरोलॉजिकल लक्षण दिखने लगते हैं, क्योंकि नस की जड़ पर दबाव होता है। वैसे नस की जड़ क्या है? नस की जड़ ये रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कैनाल में स्पाइनल कॉर्ड चलता है और स्पाइनल कॉर्ड से हर कशेरुका के बीच में एक एक जोड़ी स्पाइनल नर्व रूट्स निकलती है, जो बाद में अपने अपने खास नसों में बढ़ जाती है। हर जड़ की अपनी अपनी जोन होती है, अपनी अपनी इनर्वेशन के स्तर होते हैं। ये जड़ें इंटरवर्टेब्रल छेद से बाहर निकलती है, यानी यह स्पाइनल कॉर्ड का सीधा विस्तार है जो बाद में खास नसों का निर्माण करता है। जैसे कि अक्सर चौथे पांचवें डिस्क में हर्निया होती है। चौथा, पांचवा, उदाहरण के लिए इस जड़ से साइटिक नर्व बनती है। ये नर्व ग्लूटियल मसल, पिरिफॉर्मिस मसल, जांग के एक्सटेंडर और पिछली टिबियल मसल की इनर्वेशन में भाग लेती है। ये वही मसल्स हैं जो अक्सर बहुत कमजोर पाई जाती है। लेकिन यहाँ क्या बचाता है? शरीर खुद किसी तरह से। इस स्थिति में वो खुद को कैसे बचा सकता है? यानी यह डिस्क का गुदेनुमा केंद्र, इसे हमेशा अलग थलग रहना चाहिए। यह फाइब्रोस रिंग के अंदर होना चाहिए और जब इसमें दरार आती है, जब यह बाहर निकलता है, इस हिस्से में डिस्क के गुदेनुमा केंद्र की तुरंत सूजन हो जाती है, यानी इस जगह पर तुरंत ही सूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सूजन वहां इसलिए होती है ताकि डिस्क के गुदेनुमा केंद्र के हिस्से को नष्ट किया जा सके। यानी इसे एक एंटीजन, एक बाहरी एजेंट के रूप में देखा जाता है जिसे शरीर नष्ट करने की कोशिश करता है। और इसलिए यहां बाहर निकले हुए डिस्क के गूदेनुमा केंद्र के इस हिस्से के चारों ओर तुरंत सूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये प्रक्रिया इसलिए ज़रूरी है ताकि डिस्क के गूदेनुमा केंद्र के इस हिस्से को हटाया जा सके। यही होता है, यानी सूजन की प्रक्रिया के कारण इसका एक हिस्सा नष्ट हो जाता है। मतलब सूजन की प्रक्रिया इस डिस्क के गूदेनुमा केंद्र को हटा देती है। लेकिन इसमें कमी क्या है? इसमें कमी ये है कि एक साथ सूजन भी होती है और इसी जड़ में सूजन फैल सकती है और तब नस की जड़ में सूजन हो जाएगी। यानी ये खुद नस की जड़ की सूजन की स्थिति है। ऐसे में ये सूजन और बढ़ जाएगी और फिर सूजन की प्रक्रिया के बाद यहाँ चिपकाव भी बनने लगता है। लेकिन इसी सूजन की वजह से डिस्क के गूदेनुमा केंद्र का विघटन होता है, यानी ये पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। लेकिन जिस वजह से ये हर्निया बनी है वो कारण कहीं नहीं जाता। और इसलिए ऐसा होता है कि उदाहरण के लिए 1 महीने में 1 मिलीमीटर, 2, 3 मिलीमीटर नष्ट हो जाता है, लेकिन उसी महीने उतना ही या शायद उससे भी ज़्यादा फिर से बाहर निकल आता है, क्योंकि जिस वजह से ये हिस्सा, ये डिस्क के गूदेनुमा केंद्र का हिस्सा बाहर निकल आया है, वो बिना इलाज के बिल्कुल भी दूर नहीं होता। यानी बार बार डिस्क का एक हिस्सा बाहर निकलता है, दूसरा हिस्सा नष्ट हो जाता है, एक बाहर निकलता है, दूसरा नष्ट हो जाता है। इसी तरह इंसान जीता है, कभी उसे आराम मिलता है, कभी हालत और खराब हो जाती है। ऐसा होता है। बिना इलाज आगे क्या विकल्प हो सकते हैं? उदाहरण, हर्निया के सिक्वेस्ट्रेशन में क्या होता है? ये इस हिस्से का अलग होना है। पहले विभाजन होता है, यानी हर्निया का कोई टुकड़ा बाकी पल्पस नाभिक से अपना संबंध खो देता है। ये आमतौर पर तब होता है जब हर्निया काफ़ी बड़ी होती है। जब ऐसा भी होता है कि ये हर्निया लटक जाती है और नीचे वाले कशेरुका के शरीर के ऊपर झूलती है। इस स्थिति में ऐसा होता है कि पल्प्स नाभिक और ऊपरी हर्निया के
किसी हिस्से के बीच संबंध टूट जाता है और फिर वह अलग हो सकता है और इधर उधर घूमना शुरू कर सकता है, जिससे अलग अलग लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में यही तरीका अपनाया जाता है। शल्य चिकित्सा तब होता है जब वह पहले ही अलग हो चुका हो, क्योंकि आमतौर पर जब वो किसी जगह से अलग हो जाता है तो वो जड़ को और भी ज्यादा ताकत से दबाने लगता है। अगर यहाँ अभी भी कुछ गुंजाइश है, कुछ आरक्षित जगह है, तो यह जो जड़ है इसके पास यहाँ किसी तरह से मौजूद रहने के लिए अभी भी थोड़ी जगह है। लेकिन जब वहां से अलगाव होता है तो वह अक्सर पूरी तरह दब जाता है और तंत्रिका जड़ में रक्त की कमी की स्थिति होता है। जब रक्त नलिकाएं दब जाती है और वह धीरे धीरे मरने लगती है। इसे किस तरह से किया जा सकता है? ये सब आमतौर पर कैसे होता है? हर्निया का इलाज ऑपरेशन से यह सर्जरी के तरीकों में से एक है। अब जो सबसे ज्यादा आमतौर पर रूस में इस्तेमाल किया जाता है उसमें इस पूरे न्यूक्लियस पल्पोसस को पूरी तरह से हटा दिया जाता है, उसे पूरी तरह से बाहर निकाल दिया जाता है। अलग अलग तरह की सर्जरी करने की कोशिश की गई। इस न्यूक्लियस पल्पोसस के कुछ हिस्से को हटाने की भी कोशिश की गई, लेकिन फिर से रेशेदार बाहरी घेरे में दरार आ जाती है और वही हर्निया फिर से बाहर आ जाती है। फाइब्रोस रिंग को हटाने की भी कोशिश की गई। वहां कोई इम्प्लांट लगाने की कोशिश की गई, वह भी नहीं टिकता। आखिरकार वह भी बाहर आ जाता है और आखिरकार सबसे आसान तरीका लेकिन सबसे प्रभावी तरीका सर्जिकल इलाज ही साबित हुआ। संभव है कि अब कोई नया तरीका हो, लेकिन कम से कम ये अभी तक सबसे आम तरीका है जो रूस में इस्तेमाल होता है। बस पूरा न्यूक्लियस पल्पोसस निकाल देना और बस। खुद इंटरवर्टिब्रल डिस्क की ऊंचाई कम हो जाती है। कशेरुकाओं के बीच इंटरवर्टिब्रल जोड़ में गति सीमित हो जाती है क्योंकि डिस्क की ऊंचाई कम हो जाती है, लेकिन कम से कम अब और कुछ बाहर नहीं निकलेगा। नुकसान ये है कि कुछ सालों बाद पड़ोसी डिस्कों में भी बिल्कुल वैसी ही हर्निया बन जाती है, क्योंकि इस रीढ़ की गतिशीलता वाले हिस्से की गति सीमित हो जाती है। बाकी डिस्कों पर भार कई गुना बढ़ जाता है, वे टूटने लगते हैं। डिस्क हर्निया का गैर सर्जिकल इलाज किस सिद्धांत पर आधारित है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिना लक्षणों के कोई इलाज किया जा सकता है। ये तो अपने आप समझ में आता है। यानी क्या करता है? डिस्क हर्निया वाला व्यक्ति आमतौर पर क्या करता है? पहले उसका इलाज सूजन रोधी दवाओं से होता है। मुख्य इलाज इस बात पर केंद्रित होता है कि इस सूजन और जलन को दूर किया जाए, और यह प्रक्रिया कभी कभी सफल होती है, कभी कभी नहीं। अगर फायदा नहीं होता तो कुछ महीनों में ऑपरेशन के लिए भेजा जाता है और न्यूरोसर्जन मरीज के साथ मिलकर यह फैसला लेते हैं कि ऑपरेशन करना है या नहीं। हर्निया का बिना ऑपरेशन असली इलाज क्या है? केवल लक्षण नहीं, असली कारण का इलाज कैसे करें? क्या उसे वास्तव में हटाना संभव है? मकसद यही है कि बाहर निकले हर्निया हिस्से के साथ कुछ नहीं किया जा सकता। एक बार बाहर आने के बाद जल्दी से उसके साथ कुछ करना संभव नहीं, क्योंकि अब उसे वापस अंदर नहीं डाला जा सकता। और हम क्या कर सकते हैं? हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो अंदरूनी हिस्सा है न्यूक्लियस पल्पोसस का, वो अब और बाहर न निकले। यही एकमात्र चीज है जो किया जा सकता है। ये कैसे करना है? इसका मतलब है कि भार को बराबर तरीके से पड़ोसी डिस्कों में बांटना, यानी इस इंटरवर्टेब्रल डिस्क से अत्यधिक भार हटाना, जिससे हर्निया पहले ही बाहर आ चुकी है। ये काम पेल्विस को स्थिर करके किया जाता है। मान लीजिए अगर हर्निया कमर में है, पेल्विस को स्थिर करना, खुद कमर के हिस्से की रीढ़ को स्थिर करना, उन सभी मांसपेशियों को स्थिर करना जो कमर के हिस्से की रीढ़ को स्थिर करती हैं। और यहाँ सिर्फ सभी मांसपेशियों को एक के बाद एक मजबूत करना जरूरी नहीं है, बल्कि उस कमजोर मांसपेशी को ढूंढना जरूरी है जो काम नहीं कर रही है, और उसकी कार्य क्षमता को बहाल करना जरूरी है। हर मांसपेशी के काम न करने की अपनी खास वजह होती है। जैसे
ग्लूटियस मसल्स, इनर्वेशन गड़बड़ी, पेरिफॉर्मिस छोटा होना या सैक्रोइलियक जॉइंट ढीलापन इसकी वजह हो सकते हैं। हर मसल्स के लिए अलग कारण होते हैं और सिर्फ इसके बाद ही उसकी ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए। तो हम असल में करते क्या हैं? स्थिर करते हैं। कमर या गर्दन के हिस्से की रीढ़ की हड्डी को मांसपेशियों से स्थिर करते हैं। सबसे जरूरी है मांसपेशियां। यहाँ रीढ़ की हड्डी को मांसपेशियां संभालती हैं। सबसे जरूरी है कि सभी मांसपेशियां संतुलित और समान रूप से मिलकर काम करें। ऐसा ना हो कि एक मांसपेशी बहुत ज्यादा मजबूत हो और दूसरी बहुत कमजोर, न ही कोई मांसपेशी बहुत ज्यादा सिकुड़ी हुई या बहुत कमजोर हो, ताकि इस इंटरवर्टेब्रल डिस्क पर ज्यादा दबाव न पड़े और इसके परिणाम स्वरूप यह डिस्क का भीतरी नरम भाग बाहर निकलना बंद हो जाता है। आखिरकार कुछ समय बाद, लगभग अगर उदाहरण के लिए आधा सेंटीमीटर हर्निया 5 मिलीमीटर है तो यह पूरी तरह से लगभग 6 महीने में कम हो जाती है। लगभग 6 महीने लगते हैं ताकि डिस्क की बाहरी रेशेदार परत पर पूरी तरह से निशान ऊतक बन जाए। यानी अगर डिस्क के भीतरी नरम भाग का नया हिस्सा बाहर नहीं निकलता है तो जो हिस्सा पहले ही बाहर आ चुका है वो नष्ट हो जाता है और डिस्क के इस हिस्से पर फिर से निशान ऊतक बनता है। यहाँ पर एक निशान बन जाता है, यानी हर्निया फिर से प्रोट्रूजन में बदल जाती है। उल्टा प्रक्रिया होती है, यानी यहाँ फिर से प्रोट्रूजन बन जाती है। शुरू में सिर्फ डिस्क की बाहरी रेशेदार परत के साथ उसके भीतरी नरम हिस्से का उभार होता है और यहाँ पर पहले से ही दाग बन चुका है। इस तरह की प्रक्रिया समय के साथ ली गई इमेजों में दिखाई देती है, जब अस्थिरता, मांसपेशियों की असमानता हटा दी जाती है और सबसे ज़रूरी बात, जब सही चलने फिरने का पैटर्न फिर से बहाल कर दिया जाता है। क्योंकि यह जो अधिकतम दबाव है वह सिर्फ तब नहीं होता जब आप बैठते हैं या लेटे होते हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा दबाव चलने के दौरान कदम बढ़ाते समय पड़ता है। पिछला एक वीडियो खासकर कमर की मांसपेशी के बारे में था। यहाँ ये मजबूत कमर की मांसपेशी है। अगर एक मांसपेशी कदम बढ़ाते समय काम करती है और दूसरी नहीं करती, इससे रीढ़ की हड्डी में असममित गति होती है और ये लगातार चोट का कारण बनती है। डिस्क में लगातार अंदरूनी हिस्से में, डिस्क के भीतरी नरम भाग में, डिस्क का अंदरूनी हिस्सा पल्पोस नाभिक बार बार बाहर की ओर धकेला जाता है, बाहर की ओर धकेला जाता है, बाहर की ओर धकेला जाता है। इसलिए ये दुर्लभ मामले होते हैं। तो बहुत लोग हैरान होते हैं कि हर्निया का इलाज बिना ऑपरेशन के कैसे हो सकता है। इसे इंजेक्शन से ठीक नहीं किया जा सकता, इसे गोलियों से ठीक नहीं किया जा सकता। यहाँ सब कुछ चाहिए। यही सब बहुत बड़ा नहीं, लेकिन काफ़ी व्यापक उपायों का एक समूह है जिसमें ये सब कुछ करना पड़ता है ताकि इन सब समस्याओं से छुटकारा मिल सके।